थानेदार रसबारी के भंवरा हो, बिजली की सनानना सैया दगाबाज रसबारी के भंवरा हो। हमरे ससुर जी के तीन बिटिया रसबारी के भंवरा हो। हमरे ससुर जी के तीन बिटिया रसबारी के भंवरा हो। एक छोटी एक मोटी एक लचकदार रसबारी के भंवरा हो। बिजली की सनानना सैया दगाबाज रसबारी के भंवरा हो। हमरे ससुर जी के तीन बहुएं रसबारी के भंवरा हो। हमरे ससुर जी के तीन बहुएं रसबारी के भंवरा हो। एक सीधी एक सादी एक समझदार रसबारी के भंवरा हो। बिजली की सनानना सैया दगाबाज रसबारी के भंवरा हो। जोरदार तालियों के साथ हमारे सारे वक्ताओं का भी स्वागत और एक बार नारे भी लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, दलित आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो पूरी ताकत के साथ और पूरे जोश में हमारे वक्ता अगर कुछ बात करके जब स्टेज पे तो ताली नहीं बजा रहा, तो कोई भी इस प्रकार से अपनी बात को रखता है, गीत गाता है, कोई बात स्पीच दे के रखता है, तो सबके अलग अलग तरीके, कोई डांस करके भी रखता है, कोई मुका भी नहीं करके रखता है। तो हमको उनका स्वागत और उनके प्रशंसा या उनकी तारीफ जो है तालियों के माध्यम से भी करते हैं, तो उसका भी एक संदेश जाता है वक्ताओं तक। तो अभी अगले सत्र को हम शुरुआत करेंगे और इसके लिए मैं स्वप्निल जी को ये माइक देता हूँ। जाके लोगों को राशन बांटे और जो आपदा हमारे सामने आई थी उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन लेके आए और जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा रहा। परंतु जो हंगर का प्रॉब्लम है वो पहले से ही इट रिमेन्स और जो कुपोषण की एक समस्या है जो कि खासकर मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंट है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए ये सत्र बुलाया गया है और हमारे साथ हैं प्रकाश माइकल जी, स्पंदन समाज सेवा समिति से। वो आपके सामने राइट टू फूड पे अपनी बात रखेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जिंदाबाद साथियों। आज सुबह से हम बहुत सारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि जो हमारा भोजन का अधिकार है वो सबसे मूल अधिकार है और अगर ये अधिकार नहीं हो तो बाकी सारे अधिकार शायद कोई मायने नहीं रखते। जब मैं छोटा था तो कोई मुझे अगर कहता कि भोजन का भी कोई अधिकार होता तो मुझे हंसी आ जाती, क्योंकि मुझे भरपेट भोजन मिलता था, तो उसमें भोजन का अधिकार क्या हो सकता। किंतु जब हम बड़े हुए, जब चीज़ों को देखा तो समझ में आया कि भूख जो है कितनी बड़ी समस्या है, कुपोषण जो है कितनी बड़ी समस्या है। जो भारत का NHRC है उसने एक बड़ी सुंदर सी परिभाषा दी है खाद्य सुरक्षा को लेकर। वो ये कहता है कि भोजन का जो अधिकार है वो आपके इज्जत से जीने के अधिकार में निहित है। यानी अगर आपको भोजन नहीं मिलता तो आपको सम्मान नहीं मिलता। तो अगर आप भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं तो भोजन के अधिकार में आपके सम्मानजनक जीने का अधिकार भी जो है वो उसमें शामिल है। और ये जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 31 है, जिससे बहुत सारे
चीज़ें निकल के आती हैं उसमें ये शामिल है। और उसने ये भी कहा कि आर्टिकल 39 और आर्टिकल 47 संविधान के जो अनुच्छेद हैं तो इससे जोड़ के इस सारे अधिकार को भोजन के अधिकार को देखा जाना चाहिए। जब हम खाद्य सुरक्षा की अगर बात करते हैं कि आप कैसे मानेंगे कि कोई आदमी खाद्य सुरक्षित है या उसकी खाद्य सुरक्षा उसको मिल गई, 4 बातें हैं कि एक तो खाना अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा जो है कि खाना लोगों की पहुंच में होना चाहिए कि आसानी से वो प्राप्त हो जाए। और तीसरा जो है एडिक्वेट, पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ दाल और रोटी खाने से भूख मिट जाती है या आपके भोजन का अधिकार सुनिश्चित होता है तो ये आपका मिथ है। और चौथी बात है कि भोजन बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। आपको भोजन जो मिलता है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे कहानी याद आती है, घटना याद आती है, जब ये राइट टू फूड का केस कोर्ट में चल रहा था उस समय मंडला में एक बूढ़ा आदमी भूख से मर गया। अखबार में बहुत सारी खबरें आई कि आदमी भूख से मर गया, किंतु जो हमारी मुख्यमंत्री थी उस समय वो वहाँ गई, उसने उस मरे हुए मुर्दे के जेब में हाथ डाला और उससे 5 रुपए निकले और उसका ये बयान था कि इसके जेब में अगर 5 रुपए थे तो ये कैसे मर सकता है, ये भूख से तो मर ही नहीं सकता। तो इस तरह की मिथ्याएं रही हैं। और दूसरा जो है कि अगर भारत की स्थिति देखें तो आज भी लगभग 50 करोड़ लोग जो हैं वो खाद्य असुरक्षित है। बहुत बड़ी संख्या है, शायद दुनिया में किसी देश में इस तरह की स्थिति ना हो। और एक जो सालाना ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है उसमें जो 107 देशों का सर्वे हुआ उसमें भारत 94वें स्थान में 94th प्लेस में है। और बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या नेपाल, उससे भी हम नीचे हैं। तो ये देश के लिए शर्म की भी बात है। हमारे देश में बहुत सारे अकाल भी पड़ते हैं। 1870 से अभी तक 26 अकाल जो हैं देश में आए। और जब अकाल आता है तो वो भी खाद्य सुरक्षा को बड़े स्पष्ट रूप से दिखाता है। कि तो आज मैं एक अकाल की बात करना चाहता हूँ। 2001 में एक अकाल पड़ा था जो उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत तबाही उसने मचाई थी। उस समय एक नारा हम सब लोगों ने लगाया था या हमने कहा था कि देश तो खाद्य के रूप में, खाने के रूप में सेल्फ रिलायंट हो गया था, स्वनिर्भर हो गया था, गोदाम भरे पड़े थे। एक अर्थशास्त्री हैं जयंत रेज, उन्होंने कहा कि उस समय इतना अनाज था कि अगर हम एक के ऊपर एक बोरी रखें तो वो चांद को छू सकता है। अगर हम एक के एक बाजू थैली रखें, बोरियां रखें तो वो सारी दुनिया का 3 चक्कर काट सकता है। इतना अनाज होने के बावजूद भी देश में भूख से मौतें हो रही थी। और यही एक आधार था कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक केस पीयूसीएल वर्सेस भारत सरकार और अन्य ये केस जो है दायर किया गया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कई बात हमने कही, कोर्ट की समीक्षा भी की, मगर मेरे ख्याल से ये एक ऐसा केस था, एक ऐतिहासिक केस जिसमें भूख के मुद्दे पर जो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको शायद दुनिया में चैंपियन माना जाएगा। और ये केस बड़ा अजीब टाइप का केस था, खुला हुआ केस था और निरंतर ये चलता रहा और कोर्ट बहुत सारे अंतरिम आदेश देता रहा। 8 भोजन से जुड़ी योजनाओं पर कोर्ट ने दर्जनों आदेश दिए। मैं वहाँ किताब देख रहा था भोजन का अधिकार, वो सारा उसमें वही है कि कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिए इन 8 योजनाओं पर। और कोर्ट चाहता था कि ये बात सुनिश्चित हो कि एक आदमी को कम से कम जीने के लिए जो जरूरी है उतना अनाज मिले। दूसरा वो ये भी चाहता था कि जो योजनाएं चल रही है वो ठीक से चले। और तीसरा वो ये भी चाहता था कि जहाँ लापरवाही होती है, जहाँ गड़बड़ी होती है, वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी है उसको उसकी जवाबदेही तय की जाए या उसको पेनल्टी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो थी की। और एक बड़ी चीज़ हुई कि जो योजना जिसमें आप लाभार्थी होते थे अब आप न्यायिक हकदार हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भोजन नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में भी जा सकता है ना। तो ये सब चलता रहा और इसके बाद सरकार भी काफ़ी गंभीर हुई और 2013 में भारत में खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो पारित हुआ। बेसिकली आप देखेंगे कि जो कोर्ट के जो पुराने आदेश थे उसी को समाहित करते हुए भारत सरकार ने ये कानून बनाया। और इसमें जो कुछ प्रमुख बातें थी कि
सरकार चाहती है कि 2/3 जनसंख्या जो है भारत की वो इसमें कवर की जाए और लोगों को सस्ते और सुलभ दर पर अनाज मिल सके। और दूसरा ये था कि इसमें एक अच्छी बात भी थी कि इसमें महिला सशक्तिकरण की भी बात हुई कि जो राशन कार्ड अब बनेंगे उसमें घर की 18 साल से ऊपर की जो सबसे बड़ी महिला होगी उसी के नाम से राशन कार्ड बनेगा, यानी उसको घर का मुखिया माना जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि महिलाओं के अधिकार की बात भी इस कानून में की गई। अब मैं जो आज का विषय है कि हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में ये जो खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है इस पर मैं कुछ बातें करूँगा। अभी भी कुपोषण से मौतें मध्य प्रदेश में हो रही हैं काफ़ी तादाद में। हम अभी कुछ महीने पहले ही पढ़ रहे थे कि शिवपुरी में बच्चे मर गए, इधर बच्चे मर गए। तो कुपोषण जो है मध्य प्रदेश में लगभग 54% बच्चे जो हैं हमारे वो कुपोषित हैं। 54%, या आधे से भी अधिक बच्चे हमारे जो हैं वो कुपोषित हैं। कई बच्चे मरते हैं और जो समस्या पहले थी वो आज भी है। आप वकील हैं तो आपके लिए ये चीज़ मायने रखेगी कि जब आप कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि बच्चा कुपोषण से मरा तो सरकार आपके बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी। सरकार आज भी ये नहीं मानती या नहीं कहना चाहती है कि बच्चे की मौत जो है वो कुपोषण से हुई। वो कहेगी बच्चा डायरिया से मरा होगा या बच्चा इससे मरा होगा। जब हमने इस काम को शुरू किया था तो काफ़ी चुनौतियाँ हमें भी आई, तो उनके 4 उत्तर होते थे। हम आदिवासी समुदाय के साथ काम करते हैं, काफ़ी साल कुपोषण के मुद्दे पर काम करते रहे। पहली बात वो कहेंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात वो कहेंगे कि ये अंधविश्वासी। तीसरी बात वो कहेंगे कि ये गंदे रहते हैं। और चौथी बात ये कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इतने सालों में हमने सरकार का जो पक्ष हमेशा यही सुना और उसने कभी नहीं माना कि बच्चों की मौत जो है कुपोषण से हुई है। अगर हम कहते हैं कि वो अशिक्षित है तो इतने सालों में आदिवासियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर हम कहते हैं कि वो अंधविश्वासी हैं, हम में से कितने लोग हैं देखिए अंगूठी पहने होंगे, धागा पहने होंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो ब्रेक मारते हैं, कोई बीमार होता है तो हर मंदिर बाजार में जाके धागा डोरा हम करते हैं। तो हम अंधविश्वासी नहीं मगर वो अंधविश्वासी हो गए हैं। और वो कहते गंदे रहते हैं। अरे गांव के गोबर से लिपे हुए घर की तुलना आप इससे नहीं कर सकते। वो सफाई और इस सफाई में जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास वो साबुन या कॉस्मेटिक्स या क्रीम नहीं है जो आप लगाते, शायद वो लगाते तो आप उससे बदतर दिखते। वो बहुत सुंदर है, उसके नाक नक्श बहुत सुंदर है। मेरी पत्नी ने एक बार एक कलेक्टर को कहा था कि आपकी पत्नी जितना कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है एक आदिवासी महिला को दे दो तो आपके आधे अधिकारी घर नहीं वापस आए। सॉरी, मैंने कहना पड़ता है कई बार। तो ये सरकार का रवैया है, बड़ा नकारात्मक रवैया है। वो कुपोषण को स्वीकार नहीं करती। ये बात को होते हुए भी कि आज मध्य प्रदेश में 54% बच्चे हमारे कुपोषित हैं और जो शिशु मृत्यु दर है वो 51 है। इसका मतलब ये है कि 1000 बच्चे अगर पैदा होंगे तो 51 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो आप सोचिए कि 1000 में से 51 बच्चे मर रहे हैं तो टोटल देखेंगे तो कितने सारे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। दूसरा जो है कि जो मध्य प्रदेश में अभी कुछ और समस्याएं हैं कि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना इसमें जो लाभार्थियों की बात हुई कि कौन इसका लाभार्थी होगा। मैंने कहा 2/3 जनसंख्या की बात पूरे भारत की उन्होंने कही, यानी कि 75%। तो इसमें एलिजिबल कौन होगा, किसको चुना जाएगा, किसको पात्र माना जाएगा। तो इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला है, अच्छे लोग छूट रहे हैं और जो अयोग्य लोग हैं वो अंदर आ रहे हैं। वैसे ही आप बीपीएल का सर्वे की स्थिति भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में कहा गया कि सरकार जो है किसानों से मोटा अनाज खरीदेगी और उसको राशन की दुकानों से पुनर्वितरित करेगी, पीडीएस सिस्टम से वो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। आज कुपोषण का एक जो बड़ा कारण हमने देखा और हमने ये बात कही भी आपसे, अभी भी बात हुई थी कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी इलाके हैं या ट्राइबल पॉकेट्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुपोषण देखा जा रहा है। उसका एक कारण है कि ट्राइबल्स ने अपना सांस्कृतिक खाना या अपना जो परंपरागत भोजन था उसको छोड़ दिया।
अगर आप निमाड़ मालवा का बेल्ट देखें तो ये ज्वार का बेल्ट था। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे परंपरागत अनाज जैसे गोदा, कुटकी, तिल, ये सब होते थे। धीरे धीरे सारा एरिया 70 के बाद सोयाबीन में आ गया और लोग आदिवासी भी दूसरों के चक्कर में अपने परंपरागत अनाज को छोड़कर क्या उगाने लगे, सोयाबीन उगाने लगे। बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात है कि उगाते हैं मगर खाते नहीं। 40 रुपए किलो में सोयाबीन बेचते हैं और उसी का तेल 160 रुपए में खाते हैं। और आपका इंदौर शहर अगर पैसे वाला शहर है तो सिर्फ सोयाबीन की खली के कारण है। सोयाबीन का तेल निकालने के बाद जो खली निकलती है वो बहुत बड़े पैमाने में इंदौर से बाहर एक्सपोर्ट होती है। वो 30-40 रुपए में खरीदते हैं और वो 1000 रुपए किलो में विदेशों में जाती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यहाँ पर उनको अपने जानवरों की चर्बी और दूध बढ़ाने के लिए सोयाबीन की खली की जरूरत पड़ती है। तो ये जो समस्या है कि ट्राइबल्स लोगों ने भी अपना कल्चरल फूड छोड़ के जब इस पे आ गए तो खाद्य सुरक्षा असुरक्षा बढ़ी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी और उसी के साथ साथ आप हिस्ट्री को देखेंगे तो मेल न्यूट्रिशन भी बढ़ता चला गया। अभी हमारे जैसे लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि उन अनाजों को वापस लाया जाए, कम से कम लोग मिश्रित खेती करें, कुछ भाग में अपने पुराने अनाज जो है वो उगाएं। वो शुरू हुआ है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में कहा गया था कि सरकार जो है वो मोटे अनाजों को या उसको प्रोक्योर करेगी MSP पे और उसको वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी PDS सिस्टम में। तो एक हमारी जो मांग है, आज हम इस फोरम में बैठे हैं कि हमें ये मांग करनी चाहिए कि सरकार मिलेट्स को भी प्रोक्योर करे। अगर जब वो मिलेट्स को प्रोक्योर करेगी और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी PDS से तो एक फूड सिक्योरिटी का माहौल तैयार होगा। किसान को भी प्रमोशन मिलेगा, वो वापस उगाएंगे ज़्यादा। दूसरा वो PDS में जाएगा तो वो खाएंगे भी। तो आप देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने मिलेगा। साउथ में कुछ जगह रागी को एक्सेप्ट किया गया, उन्होंने सरकार ने MSP पे खरीदना शुरू किया। तो हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जहाँ भी ट्राइबल बेल्ट है वहाँ के जो कल्चरल फूड है उसका प्रोक्योरमेंट हो, ये एक जरूरी चीज़ है। दूसरा जो है कि यहाँ कई तरह के ट्राइबल्स हैं मगर सिर्फ 3 ट्राइबल्स को प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया, सहारिया, भारिया और बैग। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब आप देखेंगे कि कुछ और आदिवासी जातियां हैं जो जिनकी स्थिति सहारिया या बैगा या उनसे कोई बेहतर नहीं है। ये 1975 में ये सूची बनाई गई थी, तब 3 लोगों को ले लिया। पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं था, किंतु हमें लगता है कि कई आदिवासी समाज के साथ जो है अन्याय हुआ है। जैसे कोटू एक ट्राइबल कम्युनिटी है और उसकी जनसंख्या घटती जा रही है, उनके सारे जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है वो किसी भी तरह सहारिया या बैगा से अच्छे नहीं है। तो ये भी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ आदिवासी जातियों को प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा जो है वो मिले। दूसरा एक सवाल है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में सरकार ने कहा कि हमने आपको खाने की गारंटी दी, तो आप दे क्या रहे हैं? एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो अनाज। यदि आपको 5 किलो अनाज 1 महीने का दिया जाए, आप जी लोगे? ICMR कहता है कि कम से कम एक व्यक्ति को जीने के लिए जस्ट टू सर्वाइव 12 किलो सीरियल उसको प्रोवाइड 1 महीने में होना चाहिए। और सरकार दे क्या रही है? 5 किलो और कह रही है कि हमने आपकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। दूसरी बात है मध्य प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा जिससे आप सब वाकिफ होंगे। मध्य प्रदेश में जो मेलन्यूट्रिशन है या कुपोषण है उसका सबसे बड़ा कारण आदिवासियों में है कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती जा रही है। ये प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। आदिवासियों का इतिहास है कि वो पहले जंगल पर निर्भर थे, शिकार करते थे, काफी उनको मांस मिल जाता था, तो कभी प्रोटीन की कमी उनमें नहीं रही। अगर आप उनके इतिहास को उठा के देखेंगे, किंतु जब हंटिंग पे बैन लग गया, जब वो सेटल्ड हो गए, और आज देखते हैं कि पोल्ट्री या मटन इतना महंगा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो काफ़ी हमारे जैसे लोगों ने जब हल्ला किया तो कुछ समय पहले एक आदेश आया कि आंगनबाड़ियों में अंडा बांटा जाएगा। अंडा क्यों? सबसे बेहतरीन स्रोत है अंडा प्रोटीन का, पहली बात। नंबर 2, अंडे में आप कोई मिलावट नहीं कर सकते। तीसरी बात, वो आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ है, अंडा अधिकतर लोग खाते हैं।
तो न्यूट्रिशनिस्ट लोगों ने भी कहा, और इसके पहले अभी तो हमारे यहाँ सरकार बदल गई, क्योंकि जो पहले सरकार आई थी कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी थी कि हम आंगनवाड़ी में अंडे बांटेंगे। कि तो फिर ये सरकार आई तो ये अंडे का मामला फिर पीछे चला गया। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि जो आज हम भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, अंडे का क्या विकल्प है बताएं कुपोषित बच्चे के लिए, है ना? कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोग जहाँ जहाँ हैं, भले हम ना खाते हों, पर हम ये पैरवी तो जरूर करें कि अंडा जो है वो आंगनवाड़ी में वापस आए। मध्य प्रदेश की बात नहीं, सारे दूसरे राज्यों में अंडा बांटा जाता है, शायद उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, साउथ में तो है ही। तो अंडे की जो बातें हमको फिर से करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो एक बड़ा चीज सामने आती है, वो है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में ICDS जो है, समेकित बाल विकास योजना जो है, उसमें 6 तरह की सेवाएं जो है बच्चों को मिलनी चाहिए। पूरक पोषण है, स्वास्थ्य जांच है, उसमें एक चीज है वो है स्कूल पूर्व शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन। अब आंगनवाड़ी में प्री स्कूल एजुकेशन का जो महत्व है, जब ICDS का प्रोग्राम बनाया गया था तो विशेषज्ञों ने कहा था उस ड्राफ्ट को लिखते समय, उस डॉक्यूमेंट को लिखते समय, कि स्कूल पूर्व शिक्षा का एक चिकित्सीय महत्व है, एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है। अगर बच्चा कुपोषित है तो वो जब सीखता है, बोलता है, कुछ हलचल करता है, तो उसकी रिकवरी या उसके ठीक होने की जो प्रोसेस है वो तेज होती है। तो एक ये भी प्रयास होना चाहिए कि राइट टू मदर टंग, हम सबको संविधान में एक अधिकार दिया गया है, अपनी मातृभाषा का अधिकार। तो बच्चों को कम से कम प्री स्कूल एजुकेशन में उसकी मातृभाषा में सीखने का, पढ़ने का, बोलने का जो है मौका मिलना चाहिए। अभी जो बात हो रही थी कि बहुत सारे आदिवासियों का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो गया, तो कल्चर के साथ उनकी बोली भी खत्म हो रही है। भाषा तो है ही नहीं, बोली है वो भी खत्म हो रही है। तो जहाँ जहाँ हम कोशिश करें कि भाई बच्चे जो है अपने मदर टंग में सीखें। हमारे जिले में कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं जिला प्रशासन के द्वारा, पर वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक पॉलिसी बने कि भाई बच्चे जो है अपने मदर टंग में सीखें, वो अपने प्रकृति को जाने, अपने पर्यावरण को जाने और ये सब। चौथी एक बात है कि भाई जो आप PDS में अनाज दे रहे हैं, बार बार खबरें आ रही है कि बहुत ही खराब क्वालिटी का अनाज मिल रहा है। मुझे याद है कि जब हमने ये काम शुरू किया था लगभग 2006-07 में, तो बड़े पैमाने में विदेशों से गेहूँ आया जो राशन की दुकानों तक पहुंचा, और इतना खराब गेहूँ था कि उसका जब आप आटा गूंथते थे तो वो रबड़ जैसा हो जाता था, कई लोग बीमार हुए। एक किसान ने अपने खेत में कुछ बो दिया हो तो आज तक उसके खेत में पैदावार नहीं होती है। तो और ये सारा जो था विदेशों से आ रहा था, कांडला पोर्ट से, इधर से उधर से, बड़े पैमाने में ये बांटा जा रहा था। फिर काफ़ी अभियान चले और बहुत कुछ चला, तो सरकार ने उसको रोक दिया और वो मध्य प्रदेश के वेयर हाउसेस में गया, क्योंकि मैंने अभी सुना कि वो व्यापारियों को बेच रहे हैं, उसका मैदा बना के आपको ब्रेड खिला रहे हैं। तो इस तरह की प्रक्रियाएं भी जो है चलती रहती हैं। और दूसरा जो है कि अभी सरकार चल रही थी वन मित्र की बात अभी चल रही थी, पता नहीं सरकार कौन कौन सी कमेटी बना देती है और सोचती है कि इससे सब कुछ हासिल होगा। अभी उन्होंने एक माताओं की कमेटी बना दी, कहा कि 10 माताओं को हम चुनेंगे और वो आंगनवाड़ी का मॉनिटरिंग करेंगे। अरे इसके पहले ही तो मातृ सहयोगिनी समिति बनी हुई थी, है? आपकी ग्राम तदर समिति बनी हुई थी। अब वो एक नई कमेटी 10 महिलाओं की बना के उस पे आंगनवाड़ी का मॉनिटरिंग कराना चाहते हैं। क्या हासिल? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अभी मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हैं, किंतु मेरा एक मानना है कि भूख और कुपोषण एक जुड़ी हुई समस्या है और इसका कोई भी इजी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी आसान सॉल्यूशन नहीं है। आपको बहुत सारे एंगल से काम करना पड़ेगा, तभी जाके इसका कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा, सॉरी टू से दैट, कि मैं ये कहता हूँ कि जो हम भोजन के अधिकार की मांग करते हैं, when I demand my right to food, मैं किससे डिमांड कर रहा हूँ? मैं अपनी पूरी सोसाइटी से डिमांड कर रहा हूँ। मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ और मैं इस सोसाइटी से कह रहा हूँ
कि भैया तुम मुझे खाना दो, आई एम क्लेमिंग फ्रॉम माई सोसाइटी। तो कोर्ट जो होता है या न्यायपालिका, सॉरी, कोर्ट की बात होती है, तो इस प्रोसेस में कोर्ट की एक भूमिका है। जैसे कि अभी राइट टू फूड का पूरा केस और राइट टू फूड का एक्ट एक शुरुआत तो हो गई, इसके आगे जो होना है उसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, तभी जाके जो है हमारी खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी। थैंक यू वेरी मच। सवाल और लोकुर साहब ने केस को बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट, सर डोंट क्लोज द केस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ, ही सेड नो, न्यू एक्ट हैज कम, यू स्टार्ट अ न्यू केस। लेकिन 5-6 साल से कोई इनिशिएटिव नहीं रहा, बहुत कम इनिशिएटिव रहा। इसलिए मैंने आपका प्रेजेंटेशन से बहुत एंथुजियास्टिक हो गया कि दोबारा शायद ये कई पॉइंट्स है, पुअर क्वालिटी ग्रेन्स, एग्स in the आंगनवाड़ी। So please if you don't mind, आप थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन बनाइए मध्य प्रदेश के लिए। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? और हम सपनेल वगैरह, सपनेल को मैं कह, सपनेल you must take minutes of these meetings. See, very important when you sit in the meeting, you must take minutes, huh? And work out your plan of action because you are one of the main litigators now on this, okay? Please take notes, huh? Thank you, Prakash. Thank you. एक बात है कि हमारे पास सरप्लस ऑफ फूड है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे पास अनाज की कमी है, तो किस तरीके से वो लोगों तक पहुंच पा रहा है, बच्चों तक पहुंच पा रहा है, वो एक क्वेश्चन है। तो एक इम्प्लीमेंटेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी एक और अहम बात थी कि मैल न्यूट्रिशन को एडमिट करने में सरकार थोड़ा पीछे रहती है, और तो हमें शायद किसी तरीके से कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे एडमिशन हो, ताकि हम उनसे आगे का काम करा सकें। बाकी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनने अपनी परंपरा वाला जो खाना है वो खाना छोड़ दिया है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, परंतु ये एक चीज़ है जिस पे मैं माइकल जी से भी बात करना चाहूँगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी प्रोटीन रिच फूड जो लाने का एक प्लान ऑफ एक्शन है, उसको हम इस पे काम किया जा सकता है। आगे की चर्चा बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मानस रंजन जी को, जो कि उड़ीसा से हैं। वो अपनी बात रखेंगे, अपने उड़ीसा के एक्सपीरियंसेस बताएंगे और ओल्ड एज पेंशन के बारे में भी अपनी बात रखेंगे। क्या ओलिविया का पहले करें? ओलिविया एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है अभी आंगनवाड़ी से रिलेटेड। ओलिविया उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑफ कोर्स राइट टू फूड का जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन जो मेरे आज की टॉपिक है वो है जो जजमेंट 13 तारीख को आया है सुप्रीम कोर्ट से आंगनवाड़ी को खोलने के लिए पूरा इंडिया में। हम थोड़ा संक्षिप्त में बताएगा आपको ये जजमेंट के बारे में। यस प्लीज, फर्स्ट स्लाइड। वी जस्ट वेटिंग फॉर दिस स्लाइड। You uploading? So on the 13th of January 2021, there was a petition. There was a judgment which was passed by the Supreme Court, if you could interpret it for me, on Anganwadis that should be open all over India, right? On those areas, completed? Yeah. On those areas which do not fall under the containment zone. इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है, जजमेंट आया, जिसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी को फिर से खोलने के लिए 13 तारीख से और 31 तारीख के अंदर। और दूसरा ये भी है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन जहाँ बनेंगे उसको छोड़ के बाकी सारी जगह अब आंगनवाड़ी को खोला जाए। Okay. Yes, I will. This is the judgment. This is the operative part of the judgment, which I will read to you, which says that unless there are specific decisions
taken by the State Disaster Management Authority of a particular state, Anganwadi centers are to be open on or before 31/1/2021 all over India. That means all Anganwadi centers are supposed to be functional. They should be able to prepare take-home ration as well as home-cooked meals. ये जो आदेश का यहाँ लिखा हुआ है कि जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कोई विशेष निर्णय ना ले किसी राज्य में, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं उनको 31 तारीख के पहले खोलना है, सारे आंगनवाड़ी केंद्रों को, और उसमें जो सारी सेवाएं आंगनवाड़ी की है वो वापस चालू करनी है। Okay, next slide please. So the observation of the court's observation is particularly on children who are suffering during COVID or are suffering from malnourishment. I will read the observation made by the court that children are the next generation, and therefore unless and until the children and women have the nutritious food, it will affect the next generation and ultimately the country as a whole. No one can doubt that children are the future of our country, and if there is some stinginess in providing them with adequate nutrition, the country as a whole is deprived in future of taking the benefit of their potential. हाँ, तो ये आदेश में जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया उसने कहा कि जो बच्चे हैं वो अगली पीढ़ी हैं, और अगर महिलाओं और बच्चों को सही पोषण ना मिले तो ये अगले पीढ़ी को प्रभावित करेगी और अल्टीमेटली सारे देश को वो प्रभावित करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे देश का भविष्य है, और इन्हीं को पर्याप्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में अगर कोई गड़बड़ी या कोई कमी होती है तो सारा देश जो है वो वंचित हो जाता है कि जो उनका भविष्य बने और उनका पोटेंशियल जो है भविष्य के लिए बढ़े। So, during the pendency of this case, it was in Supreme Court, the National Human Rights Commission had given an advisory to which we attached in a petition, and I'd like to share with you. NHRC की एडवाइजरी ने भी जो कहा उस पर भी मैं कुछ बताती हूँ। ये जो एडवाइजरी है पिटीशन में हम लोग डाला है, और ये एडवाइजरी आपको हम बताते हैं। Number 1, expand PDS to all needy. That means ये universal food होना चाहिए, सबके लिए हक होना चाहिए कि right to food है। Universal PDS, public distribution system to all needy. हाँ, तो इसमें है कि सारे जरूरतमंदों को PDS या राशन की दुकान का फायदा जो है वो मिलना चाहिए। Give temporary ration cards. सारे लोग को temporary ration card. During COVID season, some of the offices were closed. Hence, you're supposed to give them temporary ration cards that people can avail ration and not die of hunger. हाँ, कोविड के समय भी हुआ, और ये कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप आज स्थायी टेम्पररी राशन कार्ड जो है लोगों को दें। Relax the requirement of Aadhaar card. You know that Aadhaar card, to link Aadhaar card to a ration card is to link Aadhaar card to ration has been challenged in many there is a case that has been challenged in many high courts, which is still pending. So they say that relax the requirement of Aadhaar card. You don't need Aadhaar card to avail ration. हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आधार की जो जरूरत थी, अब कई सारी चीजें आधार के कारण अटक जाती थी, उन्होंने कहा कि आधार का जो रिक्वायरमेंट है उसको आप थोड़ा सा कम करें, और बिना आधार कार्ड के भी आप लोगों को टेम्पररी राशन कार्ड प्रोवाइड करें। Reopen Anganwadi centers and crèches immediately and restart the midday meal. और उन्होंने ये भी कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर या जहाँ झूलाघर हैं उनको तत्काल चालू किया जाए, और उसमें जो दोपहर का भोजन है वो निश्चित रूप से शुरू कर दिया जाए। Include children of migrant workers, even if they are not students of the school. तो ये जो midday meal है, जो students नहीं है उसको भी midday meal दे दो, migrant workers particularly. तो जो पलायन करते हैं जो मजदूर अगर वो भी हैं और उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाए। Yeah, or construction workers, children of construction workers, even if they are not registered with the board. हाँ, निर्माण कार्यों में जो लगे हुए मजदूर हैं उनको भी जो है इसमें शामिल कर लिया जाए, और भले ही वो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड ना हो पर भी उनको शामिल करके उनको राशन तो कम से कम मुहैया कराया जाए। Okay. Now I will emphasize on the third point, which is relax the requirement of Aadhaar to a judgment which is passed in 2016. तो मैं जो तीसरा वाला है कि आधार की जो अनिवार्यता है उसको थोड़ा ढीला किया जाए, इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगी।
So this is the citation which you would like to take, especially law students, why Aadhaar card is, or any ration card is, any card is not necessary for you to get ration. You just should have an identification card. I will read slowly so that you understand. This is a Swaraj Abhiyan versus Union of India. The citation is 2016, 7 SEC at page number 498. तो ये स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो केस था उसमें जो आदेश आया वो 498 नंबर पेज पे अंकित है. No household in a drought affected area. Now we say drought affected area, it can also be during COVID, we just substituting it that way. No household in a drought affected area shall be denied food grains as required under the National Food Security Act only because the household does not have a ration card. First part. Just because you don't have a ration card, you should not be denied food grains. तो इसका जो पहला हिस्सा इसमें लिखा है कि यहाँ पर अकाल ग्रस्त क्षेत्र है और अब कोविड के बारे में भी उसको उसी तरह से मान सकते हैं कि किसी को भी जो है अनाज देने से मना नहीं किया जाए, जो हमारा खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत, सिर्फ इसलिए कि उस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है. The requirement of a household having a ration card is directed to be substituted by an appropriate identification or proof of residence. आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं, लेकिन जो भी identification proof है आपके पास, that is acceptable to the state government. जो state government को acceptable है, उससे आप राशन ले सकते हैं. तो उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसी स्थिति है कि राशन कार्ड नहीं है तो उनकी पहचान के लिए उनके रहने का स्थान या राज्य सरकार जो भी तय करे, जो भी उसको लागू हो, उसके आधार पर उसको राशन कार्ड दिया जाए. So, yes, so please remember the citations if you're using them in your petitions based on the fact that you don't have an identity card to avail ration. I would like also to emphasize on the fact that PDS is on ration. What is the ration package? Anybody can please tell me what you receive in ration package here in Madhya Pradesh? Sir, anybody can tell me? 30 kgs of wheat, 5 kg of rice. Yes, so 30 kgs of wheat and 5 kg of rice. But you're supposed to also get tribal area. Yeah, No, but you no, that is not fair. It is based on the number of family members. 35. Yes, there are various schemes. Very Under, bad. yeah, there are various schemes under the BPL schemes. But so to say, we all must know. Yeah, there are दो चीजें हैं. एक अंत्योदय है जिसके लिए ये जो 35 किलो वाला लागू होता है, तो उनके लिए 35 किलो है. और जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए है 5 किलो प्रति व्यक्ति. तो अगर 5 लोग हैं तो 25 मिलेगा, लेकिन 4 है तो 20 मिलेगा, 6 है तो 30 मिलेगा. On PDS, I'd like to say just 2 points. The first point is that you should be aware of what is your ration packet. Ration packet is not only wheat and rice or dal. There has to be a full packet, such as kerosene and gas also is a ration packet. Yes, sir? तो इनका कहना है कि सिर्फ दाल और चावल जो होता है वो हमारा पर्याप्त या पूर्ण भोजन नहीं है, उसमें और भी चीजें शामिल होनी चाहिए. जैसे वो कह रही हैं कि उसमें गैस भी शामिल हो, केरोसिन ऑयल भी शामिल हो. Yes, and the second thing, this is the second point in PDS is that you should also remember that you're supposed to get the full ration. You cannot get half the ration, or your ration shops cannot tell you that there are no availability of grains for the mere reason that they don't want to supply the food. They're supposed to supply the food in ration shops on all 6 days of the week from morning to evening. They cannot have selected days. Those are my 2 points. हाँ, इनका कहना है कि दूसरी बात ये कि आपको जो राशन दिया जाना है वो आपको पूरा राशन मिलना चाहिए. अगर आपको 5 कहा गया है 5 किलो तो 5 किलो 4 किलो नहीं, और साथ ही हर दिन मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में एक दिन चालू कर दी दुकान और लोग गए और वो दुकान बंद था, इस तरह का नहीं. तो आपका खाना पूरा और हर समय उपलब्ध होना चाहिए. So, I will end with this, conclude with this. What do you do? Where do you complain if you have such things happening in your districts or villages? Is there a complaint redressal? Are you aware that you can also write letters to your vigilance committee, which is your district deputy commissioner, to say about these inequalities or anomalies that's happening in your district? In writing, please.
तो उनका कहना है कि अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है या कोई परेशानी होती है, कोई शिकायत है आपकी, तो आप जो है वहाँ पे जो सतर्कता समिति बनी है जिले में या ब्लॉक में, उसमें आप जाते हैं क्या उनको लिखते हैं? जाते हैं, एक्शन नहीं होता है। यदि 2-3 तरह की चीजें हैं, जब वो बात आ गई, पहली चीज तो ये है कि जो भी राशन कार्ड पीडीएस की दुकानें हैं वो नियमित नहीं खुलती हैं। सेकंड चीज है, उनकी नोटिस बोर्ड पर कहीं भी नहीं लिखा होता कि हमारे यहाँ कितना वजन आया और कितना हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और कितने लाभार्थी हैं। थर्ड चीज ये है कि यदि कोविड से लेके आज तक यदि पीडीएसओ की दुकानों की बात करें, जो 5 किलो अनाज का प्रावधान है पर व्यक्ति को, लेकिन वो मिलता नहीं है। उस जगह 4 किलो आपको अनाज देंगे और 1 किलो चावल देंगे, कुल मिला के 5 किलो की बात होगी। और वो भी निश्चित नहीं है कि आपको कब देंगे। उन्होंने एक निश्चित तारीख कर ली, कोई ठीक है 10 से 15 तारीख को बांटेंगे, इसके बाद वो बांटेंगे ही नहीं। और वो उसके बाद यदि आप जाते हो तो भाई हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास आया नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिएगा। अभी पिछली ही समय की बात है कि ठाटीपुर के मयूर मार्केट में मैं वहीं खड़ा हुआ था। 2 बार मैं संयोग से मैं जाता नहीं हुआ, 2 बार मैं लेके गया और दोनों बार दुकान वाले ने हम लोगों को 20 और 25 किलो अनाज आता है और 25 में 2 लोगों के, तो ये हुआ कि उसने कम दोनों बार 15 किलो अनाज मारा। मैंने उसको 3 जगह वितरित हुआ। बोले एक के पास चावल था, एक के पास गेहूं था, एक के पास ज्वार था। जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो बोले कि नहीं, तो मैंने कि आप पर्ची निकालो कि एक व्यक्ति मेरा जो राशन है और इसके बाद आप गिनिएगा। और वो गिनने को भी तैयार नहीं। जब ज्यादा बहस की और जब ये किया तब तो वो अनाज दिया। तो इस तरह का जो कहने का मतलब इसके पीछे जब मैं जैसा मेरे से शिक्षित व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो एक जो अशिक्षित व्यक्ति है उसके साथ कितनी अनियमितता हो। थर्ड चीज, उनकी जो कोई भी कंप्लेंट है वहाँ आपस में बंधा हुआ है और वो कंप्लेंट वहीं के वहीं हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे छोटे पे डर के बजरिया में दुकान है और बजरिया में दुकान में 2 महीने से पीडीएस नहीं मिल रहा है और उसको हर बार वापस कर दिया जाता है। उसका नाम निम प्रकाश है और दूसरा आकांक्षा है। वो दुकान कभी खुलती ही नहीं है और जब खुलती है तो 2 दिन खुला और पता लगा कि वो बांट दिया, मिलता ही नहीं। आपको जो करना है सो कर लीजिएगा। इस तरह की अनियमितताएं रेगुलर हो रही है और आपकी शिकायत जितनी भी है आप करिएगा। किसके पास जाएंगे वहां जाएंगे और उसमें भी जो है कह देंगे कि ये आपके संबंधित नहीं है और सीएम हेल्पलाइन है, हाँ बताइएगा ये कंप्लेंट है। कई बार ये होता है सीएम हेल्पलाइन में वो आपको कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे और कंप्लेंट करेंगे तो आपको नंबर नहीं देंगे, नंबर देंगे तो आपको मतलब नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं आज मतलब के कहें कि इस पर भी हमें कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की बहुत आवश्यकता है। थैंक्स। थैंक यू दिव्या। हम लोगों ने इस जजमेंट की कॉपी आपको फोल्डर्स में दी हुई है, तो आप लोग इसको ज़रूर इस पे चिंतन करिएगा और इसे पढ़िएगा। बाकी जहाँ तक पीडीएस की समस्या है, एक और जो इशू आता है वो ये है कि कई जगहों पे, जैसा कि हमने शिवपुरी में देखा, एक चिटौरी खुर्द करके गांव है, वहाँ पे पत्थर की गांठ से अनाज दिया जाता है। तो जहाँ पे प्रॉपर वेट्स होने चाहिए 30 किलो के, 35 किलो के, 5 किलो के, वहाँ पे उसकी जगह पे पत्थर रखे जाते हैं और ये अंदाजन बोल दिया जाता है कि ये 5 किलो का है, परंतु वो होते हैं 3 किलो के, 3.5 किलो के। और वहीं पे धीरे धीरे करके वो अनाज जो है वो बचाते जाते हैं, स्टोर करते हैं और उसके बाद मार्केट में जाके बेचते हैं। तो किस तरीके से सरकारी अनाज को जो कि लोगों को मिलना चाहिए उनसे उन्हें वंचित किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो पीडीएस सिस्टम में है। तो इसके बारे में भी यदि और कोई समस्याएं बताना चाहता है पीडीएस के बारे में, हाँ जी।
दुकान पे उन लोगों को लेके गए जो यहाँ केवल किराए से रहते हैं। उनके पास यहाँ का राशन कार्ड भी नहीं था और जो उनका आधार कार्ड या वोटर कार्ड था वो गांव का था। तो जब मैं उनको लेकर गई वहाँ के स्थानीय पार्षद या विधायक के पास हम लोग गए 5 नंबर, तो हम लोगों ने साफ कहा कि ये किराएदार है तो इनको यहाँ से राशन नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने बात करने की उनकी बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। फिर हम लोगों ने किसी न किसी NGO के माध्यम से उनको राशन अवेलेबल करवाया। दूसरी चीज ये थी सर कि फ्री राशन मतलब फ्री राशन। अब पर्ची जब हमारा अंगूठा लगता है और पर्ची निकाली जाती है राशन की, तो उस पर क्या चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि वो बोरे तक का पैसा उनसे ले लेते हैं। जिसमें राशन रहता है, जो जूट का बोरा रहता है उसका 20 रुपया और जो प्लास्टिक की पॉलिथीन है उसका 10 रुपया। जब हम फ्री राशन की बात कर रहे हैं उनसे, वहाँ के जो थैली है उनका तो वो पैसा ले लेते हैं, उसकी पर्ची भी नहीं दे रहे कि हम क्या कर रहे हैं या क्या दे रहे हैं। और 5 किलो राशन की बात है पर हेड पर पर्सन। तो सर मैंने देखा है कि इंदौर में क्योंकि इतना ज़्यादा परेशानी हुआ है उस समय, क्योंकि यहाँ पे किराएदारों की संख्या ज़्यादा थी, तो केवल वोट के कारण उनको 2-2 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल और ऐसा देके उनको, मतलब छोटा छोटा जो शक्कर थी वो तो गायब भी हो गई थी, मसाले कुछ थे ही नहीं उनके पास। तो ये सारी चीज़ें हुई है सर इंदौर। अच्छा, एक चीज और है इसी के साथ में मैं मैडम की बात जोड़ रहा हूँ कि जो आजकल जो है पर्ची पे लगाने का जो है हो गई, इसलिए तो जो पर्ची है अंगूठा लगवाते हैं और अंगूठा कई बार जो है सुबह से लेकर शाम तक दोपहर तक नहीं लगता है, और जिसकी वजह से उस मजदूर का या उसके परिवार का पूरे के पूरे काम का लॉस होता है। कई बार तो ये देखा गया है कि 7-7 दिनों 8-8 दिन तक वो अंगूठा ही टैली नहीं होता है। तो ये भी एक समस्या मशीन की आ रही, और कई बार उनकी मशीनें भी खराब रहती हैं, तो उसकी वजह से भी वो जो PDS है उन तक नहीं मिल रहा। उनका कहना ये जब तक ये मशीन नहीं चालू होगी तो हम दे नहीं सकते। और इधर उस व्यक्ति को जो है एक मजदूर है, मजदूर को 1-2 घंटे होते 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक, और उसका अंगूठा ही नहीं लग रहा है। और फिर जब वो हो जाए तो वो जो मैडम ने बात कही, मैं उससे सहमत कि जो पर्ची है कि हमने कितना आपको दिया, वो पर्ची उसको नहीं दी जा रही, कितना रुपया लिया वो नहीं दिया जा रहा। तो ये भी एक विसंगतियां है। थे और बड़े बड़े कार्यक्रम जो गाँव में होते हैं उन कार्यक्रमों में अनाज भिजवाते थे और मोटी रकम कमाते थे कंट्रोल दुकान के संचालक। तो इसमें यह है कि जो कंट्रोल दुकान के संचालक बैठे हुए हैं उनके ट्रांसफर होने चाहिए। वो 15-15, 17-17 साल से वहीं पर बैठे हुए हैं और उनकी एक लिंक बन गई है बड़े व्यापारियों से, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। तो उनके ट्रांसफर होने चाहिए कर्मचारियों के वहाँ के, और उनकी निगरानी होनी चाहिए। और अभी 1-2 महीने पहले लॉकडाउन का जितना गेहूं था वो आदिवासी क्षेत्रों में काटकूट और चोरल के जंगलों के गांवों में ले जा करके उन्होंने हजारों कुंटल अनाज वहां पर कंट्रोल दुकान के अधिकारियों ने, मतलब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रखवा दिया था 2 नंबर में बेचने के लिए। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये चिंताजनक है, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। तो इसी बीच में अभी हमारे मतलब कॉलोनी में जो राशन लेने के समय में उनको लेके जाती हूँ, तो वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जो राशन फ्री मिलना चाहिए, तो वहाँ गेहूँ, चावल और नमक की थैली ओनली फ्री मिलती है। उसके बाद में अभी क्या नया जोड़ा है उसमें, जैसे अपना हल्दी, मिर्च और ये सब भी जोड़ा है ना, तो उसके पैसे लेते हैं। जो 5 रुपए का पैकेट होता है उसको वो 10 रुपये लेते हैं, जो 10 रुपए का पैकेट होता है उसे 20 रुपये लेते हैं। मतलब जो अभी जो सरकार की तरफ से जो नई चीज़ें प्राप्त हो रही है वहाँ पर, तो वो चीज़ें ना आप उन लोगों को पैसे से दे रहे हैं। मतलब जो सामान हम जाएंगे अगर दुकान से लेने तो वो मात्र 60-70 रुपये में आ जाएगा, और कंट्रोल से ले रहे हैं वो चीज़ तो वो कम से कम 150 रुपये में हमको वो दे रहे हैं, और बाकी गेहूँ, चावल, ये 3 चीज़ फ्री दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से अगर जब सब चीज़ फ्री मिल रही है तो फिर ये चीज़ की वो कंट्रोल वाले पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? तो मेरा यही सवाल था कि थोड़ा कंट्रोल पे रखे, और जो मेन मुखिया है वहाँ के उनमें से अधिकतर लोगों को मेन मुखिया के नाम ही काट देते हैं। यहाँ के जो इंदौर का जो प्रॉपर मैटर चल रहा है, जो मुखिया होता है मेन, जिसके नाम पे राशन कार्ड है उसका मेन नाम ही काट देते हैं।
तो जब मुखिया का नाम कट जाएगा तो फैमिली वाले कैसे उसको कंट्रोल को या फिर उसको चलाएंगे या फिर उसका नाम लेंगे। मेन मुखिया का नाम काट देते और कुछ वो ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन ही निकल रहा है। जन सुनवाई में जाते हैं वो लोग, सब जगह जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर उसमें ज़्यादा कुछ चिंतित हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सवाल था, एक बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है। अलग अलग राज्यों में भी ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ है कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उनके अलावा बाकी कुछ नए चीज़ें भी आई हैं। तो उसका मध्य प्रदेश में उसका क्या प्राइस है, फ्री है, वो मैं नहीं जानता, मैं आपसे ही जानूंगा। लेकिन क्या हुआ है कि वो दुकानदार जो है वो बोल रहा है तुमको गेहूं चावल तभी दूंगा मैं जब तुम ये सारा चीज लो मेरे से। और ये सारा चीज जो है वाकई जो बाजार का रेट है उससे ज्यादा रेट में देता है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कहीं होता है कि अगर आप ये बाकी जो 6-7 सामान जो खरीदने के लिए पैसे से लेना है उसको लेने के बाद ही गेहूं चावल देता है, नहीं तो मना कर देता है, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। तो ये जो है ये पहले ये चीज राजस्थान में हुआ था। तो राजस्थान के साथियों से भी हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने इसको कैसे टैकल किया। लेकिन ये बहुत क्लियरली मतलब साफ बात है कि वो लोग लेना चाहें नहीं लेना चाहिए। गेहूं चावल जो है ये तो NFSA के अंडर वो मतलब एक बहुत क्लियरली सरकारी एक्ट है और उसको आप वो नकार नहीं सकते। वो तो उनको देना ही होगा और ये अगर लेना चाहें तो लेंगे जो प्राइस है। लेकिन ये बाकी सारा चीज अगर वो मजबूत कर रहा है तो उसको हम लोगों ने ग्रीवांस में भी उठाना चाहिए और ग्रीवांस में उसका सॉल्यूशन नहीं, अगर पूरा स्टेट में चल रहा है तो उसको कोर्ट में भी जाना चाहिए। नहीं, ग्वालियर चंबल में तो नहीं है अभी, ग्वालियर चंबल में नहीं है। वो जो मैं PDS के लिए जो निश्चित पैसे हैं वो ले रहे हैं, बस 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। तो माइकल जी, आपको क्या कुछ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम की किस तरीके की परेशानियां जो PDS में आ रही हैं आपके अगर कोई एक्सपीरियंस रहे हैं और किस तरीके से लोग इन परेशानियों से निपटें, उसके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम क्या क्या है? देखिए, जो आप अभी अनाज की दुकानों में जो भ्रष्टाचार या संगतियों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके अंदर एक शिकायत निवारण के लिए, इसके अंदर एक ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक तो राशन की दुकान पर ही कमेटी बनी हुई है ना, और दूसरा जो है ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, है ना, ब्लॉक और जिला दोनों में जन सुनवाई में भी आप इन इश्यू को ले जा सकते हैं। तीसरा, आप अपनी शिकायत जो है खाद्य एवं जो नागरिक विभाग है उसमें भी डायरेक्ट भी आप दर्ज कर सकते हैं। सारी चीजों पे आपको शिकायत दर्ज करने की बड़ी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है और लोग उसका फायदा कम उठाएं। नहीं सर, हम गए थे, ये प्लेट खा सकते हैं। उधर से भी जवाब नहीं आया। गए थे हम, कहाँ पे? और यही इंदौर की एक महिला है, उनके लिए हम गए थे जन सुनवाई में, बट वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। नंबर वगैरह मिला आपको? और जो मेन जो सुनवाई करने के लिए रहता है उस पे से जो हमने जब उसकी शिकायत दर्ज की, वो जो व्यक्ति था वहाँ के, हमने वहाँ शिकायत दर्ज करी जन सुनवाई में, उसने मेन मुखिया का नाम ही हटा दिया। पर भी राशन कार्ड अभी चल रहा है, केवल 3 ही लोगों के नाम आ रहे, बोले बाकी के सबके हट गए। तो ऐसे कैसे हट सकता है? मेन मुखिया का नाम ही हट गया वहाँ से, जो भी 4 जन सुनवाई में खड़ी उसका नाम ही कट गया। तो फिर आगे उसको क्या? नहीं, ये तो एक समस्या है कि जो आप कह रहे हैं कि गांव में 75% लोगों को, शहर में 75% लोगों को आप चुनेंगे, तो 75% योग्य कौन होंगे? तो उसमें ये लोग कई लोगों के नाम हटा रहे हैं। तो मेन मुखिया का नाम हटा रहे, वो समझ में नहीं आ रहा ना। अगर उनके बच्चों का हटा है या फिर उनसे छोटे हैं उनका हटा है तो समझ में आता। मेन मुखिया का नाम ही अगर हट जाएगा तो फिर वो राशन कार्ड किस काम का? क्योंकि मेन मुखिया जो होगा राशन कार्ड में वो एक महिला होगी, हाँ। उसका नाम हटाया, महिला का नाम हटाया, महिला का नाम हटा, तो इस पे तो कार्रवाई की जा सकती है। महिला है और वो भी बुजुर्ग की 55 वर्ष की महिला है, उसी का नाम हटा दिया। अभी जैसे मैं क्या ऑटो चलाती हूँ इंदौर में, तो मैं खुद ही उनको लेके जाती हूँ, उससे चलता फिरता नहीं बनता है, तो मैं उनको लाना ले जाना करती हूँ, उसके बदले में वो मेरे को कलेक्ट करते हैं जो भी। जनवरी 2020 में एक सर्वे हुआ था जो आंगनवाड़ी सेंटर में BLO द्वारा किया गया था। उसमें 60 वर्ष के लोगों का सर्वे करना था, जो कामकाजी महिला योजना जो महिलाओं के नाम से राशन कार्ड पे हैं
उनका, तो उन लोगों ने क्या करा, अपने अपने राशन कार्ड की जो दुकान है वहाँ पे बैठ के कर लिया। वो घर घर तक जाके नहीं गए वो लोग, और जो गए थे उनको राशन मिल रहा है, और जिनके घर तक जो 60 साल की महिला उनके घर तक नहीं गए थे, केवल उन्हीं के नाम काटे गए हैं। और इसके लिए हमारे पास कम से कम 12 से 15 महिलाएं ऐसी हैं, 5 नंबर और 4 नंबर क्षेत्र की। तो हम लोगों ने जाके वहाँ कलेक्टर साहब से बात की और जन सुनवाई में दिया है ये कि सर ये BLO पहुँचे नहीं थे और फिर कोरोना लग गया, उसके बाद में कोई हुआ नहीं, वो सर्वे भी बंद हो गया सर। वो बाकायदा टैबलेट पे हुआ हुआ सर्वे था, लेकिन उसको BLO ने ठीक से किया नहीं। तो ये सारी जो अनियमितताएं हो रही है ये उसी सर्वे के कारण हो रही है, क्योंकि उसमें यह देखना था कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं जिनको ये राशन मिल रहा है, ऐसा हुआ था। राशन की दुकान पे ही गई थी और जब मैंने देखा कि ये बहुत सारी अनियमितताएं हैं यहाँ पर, तो हम वहाँ पर, हमारे फ्रेंड्स हैं वो मीडिया से में हैं, तो मैंने उन्हें उसी समय फ़ोन करके बुलाया था कि यहाँ पर ये है, और इतनी भीड़ में सुबह पब्लिक सुबह से खड़ी है जिनको राशन नहीं मिल रहे हैं। और वो उस समय आए और मीडिया वाले ने और देखा, 2-4 फोटो वोटो खींचा यहाँ। तो हम जब कभी ऐसी कुछ अनियमितताएं होती हैं तो हमें मीडिया की भी हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने भी 1-2 केसेस में मीडिया की हेल्प दी है, तो एक प्रेशर बिल्डिंग तो किसी बात को उछालती है तो उसका कहीं ना कहीं, चाहे वो हम करप्शन की बात ले लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि 3.5 किलो मिला या 4 किलो मिला, हमें 5 किलो नहीं मिला पूरा। हम कहते तो जरूर है, पर हम उसके लिए अपने से क्या करें, हमें अपने से भी कुछ करें, क्योंकि हर समय ना तो मतलब कोई भी व्यक्ति किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं आता। हम कहते तो जरूर है कि हमारे जो व्हाट्सएप पे जाएंगे आप कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे पता है अगर हम कंप्लेंट लेके कलेक्टर के पास जन सुनवाई पे जाते हैं हमारे एप्लीकेशन लेके करप्शन के लोगों का एक बना हुआ है वो वहाँ डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। और जो हम उनके जो BLO हैं या जो उनके ऑफिसर्स हैं, तो हमारे जो राशन कार्ड के जो दुकान मतलब मालिक होते हैं, जो जिनको दी जाती है राशन की दुकान दी जाती है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि आपको हमने इतना राशन दिया है तो आप हमको कितना पे करेंगे उसमें बाद में। तो वो 5 दिन मंथली में खोलते हैं या 2 दिन खोलेंगे कि आप इसके अंतर्गत ही अपना राशन लेंगे, और जो राशन बचता है वो पूरा मार्केट में जाता है। तो जब कभी इस तरह अनियमितता देखने को मिले तो हमें तुरंत, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना मीडिया से जुड़ा तो होता है, चाहे आपको कोई परिवार का हो या आपके दोस्त हो, तब हम उसमें हेल्प ले सकते हैं कि ये इतना कम है राशन, या जो भी प्रॉब्लम्स हमें होती है तो हमारे आसपास जो भी हमें सुविधाजनक लगता है, क्योंकि जन सुनवाई में तो होता नहीं, नाम के लिए है जन सुनवाई, है हमने भी देखा है, और हम लोग जुडिशरी से जुड़े हैं तो बहुत कुछ इस चीज़ को देखते हैं। तो हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए, या फिर हमें अपनी एक खुद की ऐसी एक लीडरशिप या गैंग मतलब ऐसा बनाना चाहिए 10 लोगों की। हम खुद भी कर, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ हमें 10 लोगों की एक कमेटी बना ले कि अगर किसी हमारे मोहल्ले वालों को कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम 10 लोग जाके एक सामूहिक, क्योंकि अकेला बच्चे कुछ नहीं कर सकते, हम एक समुदाय में कर लें, हम एक से जुड़े तो हम एक से हम 10 बने, 10 से हम 100 भी बने। एक व्यक्ति को हमेशा दबाया जाता है, एक व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, क्योंकि किसी भी बात को लेकर अगर हम थाने भी जाएंगे ना, अगर 100 लोग जाते हैं तो उसमें कार्रवाई होगी। अगर हम कलेक्टर के पास जाएं, अगर हम अकेले जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम 10 महिलाएं साथ जाएं तो हमारा काम हो। उसमें हम मीडिया का सपोर्ट भी ले लें, क्योंकि अगर जब 100 जुड़ेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ता जरूर है, तो इसमें हमारी मीडिया भी हेल्प करें। तो मैम ने बताया किस तरीके कंसर्न था। हम फूड राइट्स की बात कर रहे हैं, मैं केवल पानी पे बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बेसिक समस्या मैं देखता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व भी की है, मेरी केस स्टडी है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। एक पानी की बोतल जो 5 रुपये या 10 रुपये में आती है, वही पानी की बोतल जब हम चार्टर्ड बस में जाते हैं या वो संबंधित ढाबे पे रोकता है तो वही पानी की बोतल 25 रुपये 26 रुपये की हो जाती है। तो क्या पानी की बोतल को लेके एक यूनिवर्सल प्राइस या यूनिवर्सल एक नियम नहीं आना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम पानी जो पीने योग्य, जो जीवन का आधार है, हमारी बॉडी में 75% पानी है। उस पानी की बोतल के रेट चाहे कंपनी कोई भी क्यों ना हो, उसके रेट्स ऐसे यूनिवर्सल क्यों नहीं होना चाहिए, कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए कि वो अगर हम यहाँ देखें तो हो सकता है पानी के रेट 33 रुपये बॉटल हो सकते हैं, वही बिस्लरी जो बाहर शायद 10 रुपये में भी मिल सकती है। तो पानी जो बहुत बेसिक नीड है,
हमारे शरीर की ज़रूरत है 75% पानी है, उसको लेके सर क्या करना चाहिए? 5 रुपए का बहुत 25 रुपए में मिलता है, अब वो किस कंडीशन में जा रहा है? भाई भोपाल कैसे 350 का टिकट लिया उसने, वो किसी